जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का। ज़रूर जो है हम लाइव आए थे, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से, साउंड नहीं आने की वजह से अभी जो है हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जो है रिकॉर्डेड वीडियो है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सवाल वही होगा जो अप्रैल 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% गारंटी है, ठीक है। इसलिए हम छात्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को अप्लाइड फिजिक्स 1 में पास होने में किसी को परेशानी ना हो। सवाल जो है एकदम सिंपल होगा और फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा भी। ध्यान दीजिएगा, और कभी भी आपके मन में ये नहीं बैठना चाहिए कि हर एक साल सर एक ही सवाल देते हैं। नहीं, कुछ न कुछ जो है हम सवाल को चेंज करेंगे। दूसरी बात, जो सवाल का आंसर नहीं है उस सवाल का आंसर भी आपको मिलेगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आज के पार्ट 1 में यानी कि अप्लाइड फिजिक्स 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में आएगा। ये जो है पार्ट 1 है, जिसमें केवल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो है टाइम ज़्यादा हो चुका है, हम लोग लाइव आने की कोशिश किए थे, लेकिन जो है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। इसलिए जो है आज के वीडियो में केवल हम यूनिट 1 और यूनिट 2 को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपके सामने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 3 चीज़ जो है आपको याद रखना है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा है और बार बार पूछेगा, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय छात्रों। इसलिए कोई भी सवाल को आपको छोटा नहीं मानना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूनिट नंबर 1 ही एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको 100% सवाल लड़ने का दम चांस है और 100% आपको मार्क्स भी आने का जो है चांस बनता है, क्योंकि इसमें जो है आसान क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है एरर, टाइप्स ऑफ एरर, हाउ टू मिनिमाइज द एरर, यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरर क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है और एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एकदम दावा ठोक के कह रहे हैं, चैलेंज ठोक के कह रहे हैं, सवाल वही होगा जो एग्जाम पेपर में आपको एकदम छपा हुआ मिलेगा, एकदम प्रिंट किया हुआ मिलेगा, इसलिए आपको एकदम वही सवाल पढ़ना है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज द एरर, यानी कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, जैसे कि सिस्टमैटिक एरर होता है, कांस्टेंट एरर होता है, रैंडम एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर का भी बहुत सारा टाइप होता है, एनवायरमेंटल एरर होता है, उसके बाद थ्योरेटिकल एरर होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है, ठीक है। ये सारा जो है आपका एरर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हाउ टू मिनिमाइज द एरर, किसी भी एरर को हमें किस तरह से जो है मिनिमाइज करना है। मान लीजिए आपका जो है इन्वायरमेंटल एरर होता है, इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से जो एरर होता है उसको हम इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। अब इसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो किसी भी जब हम जो है लैब को या एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको आइसोलेटेड में करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये सब जो है मेथड है, तो ये सब आपको देख लेना है। तीसरा नंबर जो कि VVI क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, ये आपको MCQ में मिलेगा। देखिए जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको MCQ में भी मिलता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है। ऑप्शन दे देगा आपका न्यूटन दे देगा, आपका डाइन दे देगा, बोथ ए एंड बी दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा। तो फोर्स का CGS यूनिट जो है डाइन होता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको पूछता है, कैंडेला जो है किसका यूनिट है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है, ना केवल आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी में मिलेगा, परंतु MCQ में मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, यूनिट नंबर 1 को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूला से है। डायमेंशनल फार्मूला में आपको MCQ में भी पूछ देता है कि इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कौन सा डायमेंशनल फार्मूला, दोनों जो है क्वांटिटी के लिए सेम है। वर्क हो गया या आपका एनर्जी हो गया, ऑप्शन 2 पावर या वर्क हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे ऐसे करके जो है आपको ऑप्शन जो है देगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का लिमिटेशन क्या है, या ड्रॉबैक भी हम बोल सकते हैं। लिमिटेशन के बदला अगर ड्रॉबैक भी लिखा रहे तो वही क्वेश्चन है।
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, दोनों जो है एक ही चीज हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि किसी भी फार्मूला को चेक करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो डायमेंशनल फार्मूला में आपको सारा चीज का, जैसे एरिया का हो गया एल स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का एल क्यू हो गया, फोर्स का हो गया एम एल टी का पावर -2 हो गया, उसी तरह से मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी एम एल टी का पावर -1, ठीक है। सो ये तरह से जो है आपका सारा जो है डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, अगर दोनों पक्ष में, ठीक है, हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला है अगर सेम आएगा तो उस इक्वेशन को हम जो है सही मानते हैं। इट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशंस। तो ये जो है आपको याद रखना। सो 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चौथा में हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 3 तरह का आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है। पहला नंबर वर्नियर कैलिपर, दूसरा नंबर स्क्रू गेज, तीसरा नंबर स्फेरोमीटर। तीनों का आपको डायग्राम जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो बच्चे डायग्राम में कमजोर हैं वो बच्चे जो है प्रीफर करेंगे कि हम जो है थ्योरी वाला क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। जो बच्चे अच्छा कलाकारी कर लेते हैं, जो बच्चे अच्छा डायग्राम बनाते हैं, वो एकदम 100% इसी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, इसीलिए हमने लास्ट में लिखा है लिस्ट काउंट। किसी भी तरह का अगर आपको सवाल पूछे वर्नियर कैलिपर, तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम में लिखा रहे या ना रहे, आपको कंस्ट्रक्शन, आपको वर्किंग प्रिंसिपल, आपको जो है उसका डायग्राम, उसका एप्लीकेशन, ये 4 चीज को लिखना नहीं भूलना है। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमने लिखा डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, ठीक है, और उसका लिस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है और बार बार जो हम देते हैं वो बार बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही, ठीक है। बहुत सारा आप क्वेश्चन पेपर, अभी भी मेरा वीडियो है, आप क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं, 100% जो है क्वेश्चन आपको लड़ेगा ही, ठीक है। सो ये जो है आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन, जो कि यूनिट नंबर 1 का है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, फाइंड इट बाय द डायमेंशनल मेथड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, इसको डायमेंशनल फार्मूला से जो है आपको जो है निकालना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको वीडियो के द्वारा दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा, तो इसके लिए एक वीडियो आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, इसको डायमेंशनल फार्मूला से हम इसको जो है बता के हम इसको जो है सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेंगे। सो यूनिट नंबर 1 जो है हम कवर कर चुके हैं, अभी हम यूनिट नंबर 2 में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो हम यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे। सो यूनिट नंबर 2 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यूनिट नंबर 2 जो है बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए जो है आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है सबसे बड़ा यूनिट है। सो पहला जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है। ये 3 लॉ है, 3 लॉ में से एक लॉ जो है जरूर से जरूर आता है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये ज़्यादा जो है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक, लाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होता है यूनिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो ये सारा जो है आपका वेक्टर का टाइप होता है, लगभग 10 से 11 जो है वेक्टर का टाइप है, ठीक है। सो ये जो है आप देख लीजिएगा, कोप्लेनर होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। सो ये सारा चीज़ जो है आप टाइप्स ऑफ वेक्टर में देख लीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आपको देखना है। उसके बाद जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, यूनिट नंबर 2 में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जहां पर फार्मूला जो है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये जो है फार्मूला बनता है। और इस पर प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है, जैसे मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, उसके बाद आपको जो है m2 भी दे दिया, आपको जो है फाइनल वेलोसिटी पूछ दे, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। और इसको जो है जब बॉल को जो है गिराया जाता है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है आपका मोमेंटम निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किस तरह से जो है मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, वो जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो ये जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन जो है बॉल का जो है आपका मोमेंटम क्या होता है, आफ्टर कोलिजन जो है
मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, जिसमें बॉल को गिराया जाता है और ए और बी और सी पॉइंट पर आपको जो है एनर्जी को निकाला जाता है, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यूनिट नंबर आपका वर्क पावर एनर्जी में है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूनिट नंबर 2 में है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूनिट नंबर 4 में है, ठीक है। सो ये चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे कि आप डिफिनीशन हो गया, नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफिनीशन क्या क्या है। इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा होता है। उसके बाद इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, इसके बीच में जो है रिलेशन है, ठीक है। ये जो है आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा आपको माथा पेचिश करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सारा वीडियो भी है, ठीक है। नंबर 3 सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन जो है एक बार इस तरह से पूछ दिया था कि दूध से मक्खन कैसे निकलता है। अब ये जो एग्जाम्पल है वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में आता है, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा लोग कहता है सर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो आया नहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पूछ दिया कि दूध से मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है वो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में आपको बताना था, ठीक है। दूध से मक्खन किस तरह से निकलता है वो इस तरह का एग्जाम्पल ही है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक्स, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या होता है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल का ही पार्ट है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल का ही पार्ट है। तो इसको जो है ये और ये क्वेश्चन जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के अंदर में आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6ठा नंबर में है कि सो दैट, ठीक है, इसको भी हम बता देंगे आपको कभी वीडियो में, इसके लिए हम बना देंगे आंसर। सो दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। आपको ये प्रूव करना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। ये आपको शो करना है। तो इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये जो है हम आपको प्रूव करके बता देंगे। लास्ट जो क्वेश्चन आपको शायद उतना अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें और भी जो है आगे का लाइन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स फाउंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन सा केस होगा जिसमें दोनों वेक्टर का मान सेम होगा, यानी कि एडिंग और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों वेक्टर सेम होंगे, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी कब जो है बराबर होगा, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी कौन सा केस में, ठीक है। वेक्टर का साइन लगवा लीजिएगा, वेक्टर का कौन सा केस में जो है ए प्लस बी यानी वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी जो है बराबर होगा, यानी कि थीटा उस समय क्या होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन में आएगा। तो यूनिट नंबर 2 में हम आपको 7 क्वेश्चन दिए, यूनिट नंबर 1 में हम आपको 5 क्वेश्चन दिए। तो ये क्वेश्चन पढ़िए और अपने ज़िंदगी को बनाइए, ठीक है। 28 नंबर आपका पास मार्क्स है, 40 नंबर आपको टोटल आना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 28 उधर से 12 उधर से। तो आपको ना केवल 28 का कोशिश करना, आपको कोशिश करना कि हम 70 में 70 लाएं। तब आप जब 70 का टारगेट रखिएगा तब आपको 50 मिलेगा। लेकिन अगर आप 28 का टारगेट कीजिएगा तो आपको 28 भी नहीं मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा, तो फेल हो जाइएगा। तो ये बात को आपको याद रखना, 70 का टारगेट तो कम से कम 70 टारगेट रखेंगे तो 50 मिलेगा, 35 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 28 का टारगेट कीजिएगा तो 8 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर पर आके रुक जाइएगा। सो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। आई होप आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और हम जो है जो क्वेश्चन नंबर 6 है और पिछला यूनिट का जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि न्यूटन जो है डाइन में किस तरह से कितना कन्वर्ट होगा आपका डायमेंशनल मेथड के द्वारा, उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।